हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और ये आखिरकार कंसिस्टेंसी होती क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था और फिर से एक बार बता रहा हूं कि आपको पता है जब दो लाइन होती है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो लाइन में हमें पता है दो लाइन के कितने केस बनते हैं, तो तीन केस बनते हैं। जैसे कि केस वन की अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, कि अगर दो लाइन कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और इसमें हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और सॉल्यूशन किसको बोलते हो? जो कॉमन पॉइंट होता है। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और दूसरा केस क्या होता है? केस टू की बात करें तो केस टू में क्या होता है? एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है, यानी ओवरलैप कर जाती है। जैसे ये एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर अगर आ जाए, कुछ इस तरीके से दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए अगर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? को इंसिडेंट लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइंस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और इसमें हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मिलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा केस होता है जिसमें लाइन पैरेलल हो जाती है, इसके अलावा कोई केस नहीं होता है। केस थ्री में क्या होता है कि दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। ये पैरेलल अगर मैंने कर दिया, ठीक है, तो दो लाइन ये अगर पैरेलल हो जाए तो सीधी सी बात है, दो लाइन अगर कभी पैरेलल हैं तो वो कभी मीट नहीं करती हैं। मीट नहीं करती इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। ठीक है, नो सॉल्यूशन। इसी से टर्म निकलता है एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। तो याद रखना कि जब आपको कोई सॉल्यूशन मिल रहा हो, चाहे यूनिक मिल रहा हो चाहे इनफाइनाइट, तो इन दोनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। इन दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या है? ठीक है, तो आप देखते हो ये टर्म लिखा होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब आती है नेक्स्ट बात निकल के कि सर क्या अगर मुझसे कोई पूछे दो लाइन की इक्वेशन लिख दे, मान लो लेट से हमने कोई दो लाइन की इक्वेशन लिख दी। एक लिख दी किसी ने x प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। कि सर कोई मुझसे पूछे कि इन दो लाइन में, इन तीनों में कौन सा केस बनेगा? इंटरसेक्टिंग होगा यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या ओवरलैप करेगा इनफाइनाइट होगा, और या पैरेलल होगा। तो क्या मुझे ग्राफ बनाने पड़ेंगे जो कि आपने लास्ट लेक्चर में सिखाया था? अगर आपने नहीं सीखा है तो यार एक तपस्या सीरीज है मैथ्स की। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 10 की मैथ्स की तपस्या सीरीज है, लाइन से आपको लेक्चर मिल जाएंगे, रियल नंबर फिर पॉलिनोमियल। तो इसका भी जो पहला लेक्चर है ग्राफ वाला वो देख सकते हो आप। तो क्या सर ग्राफ बनाना पड़ेगा तब पता लगेगा? तो इसका आंसर है नो। आप बिना ग्राफ बनाए ही पता कर सकते हो। यही इस लेक्चर का टारगेट है। क्या? कि अगर तुम्हारे पास दो लाइन है तो दो लाइन का फॉर्मेट कैसा होता है? एक फॉर्मेट हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किस फॉर्मेट की होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो x के कोफिशिएंट को a बोलते हो और y के कोफिशिएंट को b बोलते हो। लेकिन ये पहली लाइन है तो मैंने यहां पे a1 b1 c1 कर दिया, और दूसरी लाइन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये दो लाइन है, मैं बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगा लूंगा कि भाई इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? तो इसके लिए कंडीशन होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 जो है वो कभी भी b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है। मतलब a1 अपॉन a2 यानी कि x के जो कोफिशिएंट है उनका जो रेशियो होगा वो कभी y के जो कोफिशिएंट है उनके रेशियो के बराबर नहीं होगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भैया इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए। जैसे एक एग्जांपल समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 लिखा है, और एक लिखा है 3x प्लस
7y प्लस 5 बराबर 0। अब तुमको बताना है कि क्या इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो तुम पहले निकालोगे a1 अपॉन a2। अब a1 अपॉन a2 क्या है, a1 है क्या वैसे x का कोफिशिएंट दोनों में, तो यहां पे a1 होगा ये x का कोफिशिएंट यानी 2, और यहां पे x का कोफिशिएंट 3, तो ये 2/3 आ गया। फिर मैं निकालूंगा b1 अपॉन b2। b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट है, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट यहां पे 3 है और यहां पे 7 है, 3/7। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कह सकते हो कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, बिना ग्राफ बनाए। आया समझ में, इस तरीके से आप डायरेक्टली समझ सकते हो इस चीज को। तो अगर ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, तो भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें तीनों बराबर होते हैं। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब इसमें ये वाली चीज इक्वल नहीं होती है, याद रखना। यूनिक सॉल्यूशन में c1 अपॉन c2 का कोई रोल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो सीधा बोल देना कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो फिर चेक करना पड़ेगा c1 c2 को। अगर वो इक्वल आया तो इनफाइनाइट, इक्वल नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन। ये तीनों कंडीशन आप लिख लो। क्वेश्चन इसी से देख देख के लगाना, मतलब जैसी पेपर में जिस टाइप का क्वेश्चन हो तुम कंडीशन देख लो और उसी के हिसाब से लगा देना, पेपर में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। समझ में आ गई बात, चीजें क्लियर है, बढ़िया से देख लो एक बार। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलो अब जरा यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे इसमें लिखा है, ग्राफिकली हटा देते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर, कैसी दो लाइन है ये तुम्हें बताना है। तो भाई सबसे पहले क्या करूं, अगर मैं यहां पे a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करूं, a1 क्या है, जब पहली वाली लाइन को कंपेयर कर देना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरी लाइन को कंपेयर कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2, तो a1 होता है x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, x का कोफिशिएंट। तो यहां पे x का कोफिशिएंट 6 है और ये 2 यानी 3 आ गया। चलो फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं। तो b1 और b2 क्या है, y का कोफिशिएंट है। तो यहां पे -3 है और यहां पे y के साथ कुछ नहीं तो 1 है ना, यहां तो -1 है, तो ये भी 3 आ गया। फिर हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे। तो c1 यहां 10 है और ये 9 है, तो 10 अपॉन 9। c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों मतलब ये इक्वल नहीं है, यानी कंडीशन हमारी कौन सी आई है, a1 अपॉन a2 बराबर आ गया है b1 अपॉन b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की है ना, पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन। तो भैया पैरेलल किसमें है, डी पार्ट में। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते नहीं, रेशियो जिस तरीके का आ जाए उसके हिसाब से आंसर दे देते हैं, या फिर कुछ कंडीशन दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा देते हैं जो हमें पता है। समझ में आ गया। आई होप अगर आपको यहां तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कंटेंट कैसा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलो लिखा द वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट को ही हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो पहली लाइन है मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, और यहां पे लाइन है मेरे पास 6x ये माइनस का ky, और यहां पे जो -16 है ना, कांस्टेंट टर्म को LHS में ही लिखा करो, कांस्टेंट टर्म को LHS में ही तुम्हें लिखना है। अच्छा, इसमें पहले से ही बोल दिया k की वैल्यू बताओ जब ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंट लाइन में कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। चेक कर लो जरा, जो भी मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेक कर लो पीछे, यही कंडीशन थी। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, 6 है, b1 कितना है, b1 क्या था, y का कोफिशिएंट यानी -1 यहां पे, और ये क्या है -k, मतलब y के बगल में जो लिखा है वो b1 है, तो ये -1 हो गया। और b2 क्या होगा, y के बगल में यहाँ पे -k है, और c1 क्या है 8 और ये 16। ठीक है,
तो 3 2 जा 6 होता है, तो ये 1/2 आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/k आ जाएगा, और ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ये सब बराबर है, चलो इन दोनों को ले लो, तो 1/2 इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सी पार्ट आया इसमें। तो हम किस तरीके से कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि क्लास 10th का एक कंप्लीट बैच चल रहा है, तरक्की बैच, आप लोग भी इसको एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपके साइंस से संतोष सर है, धिगराज सर एसएसटी पढ़ाते हैं, कृति मैम इंग्लिश, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही तो आप एक अफोर्डेबल प्राइस में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें आपको मेरी तरफ से एक 2000 क्वेश्चंस की एक्सक्लूसिव बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो आप देख लेना। बस कोड आपको यूज करना है, ठीक है। कोड कौन सा यूज करना है, कोड है LA4S, A4S आर्मी हमारी है, और लव A4S, आप A4S आर्मी से आई होप प्यार करते होंगे, तो लव A4S कोड आपको यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, पहले से बोल दिया ये पैरेलल है, और के बताना है। तो सबसे पहले तो 3x प्लस ये तुम्हारा है 2ky, और इस 2 को LHS में लिख दें तो -2 बराबर 0, और इसमें आ जाएगा 2x प्लस 5y, मतलब आपको क्या करना है, कांस्टेंट को LHS में लिखना है, बस इस बात का ध्यान रखें, आपको कांस्टेंट टर्म को LHS में लिखना है। तो ये क्या आ गया, 3x प्लस का 2ky इधर आ गया, और ये इधर, ठीक है। अब आपको पता है ये यहां पे क्या है, पैरेलल की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यही तो होता है पैरेलल की कंडीशन। थर्ड वाली देख लो जरा, तो यहां पे A1 है 3, A2 है 2, B1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट यानी 2k, यहां पे 5 नॉट इक्वल टू C1 है -2, कांस्टेंट टर्म क्या है -2, और यहां पे 1, तो ये 3/2 इज इक्वल टू 2k/5 नॉट इक्वल टू ये -2। अब सीधी बात है, ये 3/2 और -2 इक्वल तो नहीं है, तो सही चीज है, तो आप यहीं से सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 3/2 इज इक्वल टू 2k/5, तो ये आ जाएगा 15, और 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/4, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है। कैसे, चलो मैं अभी इसको करके दिखाता हूं। आंसर तो ये आ चुका है 15/4, लेकिन इसको भी सॉल्व कर लिया करो। कैसे, देखो समझो, अगर मैं इसको लेता तो क्या आता है, 2k/5 नॉट इक्वल टू -2, तो 2k/5 इधर पहुंच गया, -10 आया, तो k की वैल्यू आ गई k नॉट इक्वल टू -5, यानी k की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। लेकिन हमें इससे क्या मतलब, क्या नहीं हो सकता, हमें तो ये बताना k क्या हो सकता है। तो फिलहाल आंसर आ गया ये। तो क्या सर मुझे ये वाला केस सॉल्व करना है, हाँ करना होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो याद रखना, जब भी ये नॉट इक्वल टू वाला केस आए तो इधर से भी सॉल्व कर लेना। हालांकि फाइनल आंसर यहां से आ रहा है, लेकिन कभी कभी जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा आपको कि क्यों करना है। चलिए फिलहाल तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो cx माइनस वाई है, इस 2 को भी LHS में कर लो, और ये है 6x माइनस 2y, और यहां पे 3 को इधर कर लो। बोला है c की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये सब बराबर हो। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट यानी c/6 इज इक्वल टू, यहां पे b1 है y का कोफिशिएंट यानी -1 अपॉन ये -2, c1 है -2 और ये -3, c2 है -3, तो ये आ गया c/6 इज इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस काट दिया इक्वल टू 2/3। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं c/6 बराबर 1/2, 2 3 जा 6 बोल देते हैं c बराबर 3, और ऑप्शन में भी दे रखा है 3 और टिक कर देते, बोलते हमारा सर सही है, लेकिन गलत हो गया। क्यों, आप खुद बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये तो बराबर ही नहीं है, ये तो फॉल्स कंडीशन है भाई, स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है।
तो जब ये स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है, यानी ये वैल्यू कभी बराबर इसके होगी ही नहीं, तो कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए। यहां पे तो ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो भैया इसमें आंसर क्या मिलेगा? नो वैल्यू ऑफ सी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी आएगा ही नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये कभी इक्वल होंगे नहीं, तो भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो वैल्यू ऑफ सी। ठीक है। हाँ, अब जिसकी मैं बात कर रहा था वो इसमें ट्रू फॉल्स, ये तो फिर भी आसान है, इसको देखो कैसे करेंगे। बोला है ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ सी द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या तुम्हारे पास सी की कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए, ये पूछ रहा है। चलो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0, इसको भी इधर ले जाओ तो 5x माइनस 10y माइनस सी बराबर 0। इसमें ये बोल रहा है कि सी की हर रियल वैल्यू पे इसमें तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रू है या फॉल्स है ये तुम्हें बताना है। मतलब ये तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि हर एक वैल्यू पे, यानी कहने मतलब ये है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है हर एक वैल्यू सी के लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पे a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा? x का कोफिशिएंट यहां पे 1 और ये 5 है। और अगर मैं b1 अपॉन b2 कर दूं तो b1 है -2 और b2 है -10, तो कैंसिल करने पे क्या ये भी सेम आ गया? अब आप बताओ अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या कभी यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है? यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो इक्वल आ गया। तो क्या लिखोगे? सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई यूनिक सॉल्यूशन तो, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो तब एग्जिस्ट करता है जब ये दोनों रेशियो बराबर ना हो। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, बिल्कुल मतलब एक तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, लगा दो आंसर। आप कहोगे सर ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ये खतरनाक क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब आप बताओ ये हमेशा इक्वल रहेगा? अभी बता ना, अगर मैं सी को 2 ले लूं, फॉर एग्जाम्पल सी को 2 ले लूं, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेशियो इतना ही रहेगा 1/5 1/5। मैं सी को 7 ले लूं तब कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सी को 8 ले लूं फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी ये यूनिक सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं, चाहे कुछ ले लूं सी। इसका मतलब ये क्या है? हमारा फॉल्स है, क्योंकि इसमें बोला गया था सी की हर वैल्यू के लिए इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जबकि मुझे पता लग रहा है इसमें यूनिक सॉल्यूशन को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। अब चाहे पैरेलल हो जाए चाहे कोइंसिडेंट हो जाए, लेकिन यूनिक तो कभी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, दोबारा वीडियो को देख लेना अगर कोई क्लियरिटी ना आई हो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें वो चीज क्लियर हो जाएगी जो मैंने बताया था कि नॉट इक्वल टू वाला केस भी सॉल्व क्यों करना है, वो इसमें कवर हो जाता है। कैसे? बोला है के की वैल्यू बताओ जिसके लिए हैव नो सॉल्यूशन, इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो के की वैल्यू बताओ। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में देते हैं, तो के एक्स प्लस का 3y, इस पूरे टर्म को LHS में ले जाओ तो माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में k माइनस 3। याद भी रखना हमेशा अगर राइट साइड में कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है ना, उसको ब्रैकेट के साथ ही लेके आना। ठीक है, ब्रैकेट के साथ ही। यहां पे है 12x प्लस का ky, और इस k को इधर लाओ तो माइनस का k बराबर 0। इससे फायदा ही होता है, ये माइनस माइनस बाद में कट जाते हैं। ठीक है, तो चलो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन की यही कंडीशन है। a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट यानी k/12 आ जाएगा, यहां x का कोफिशिएंट 12 है, ये 3 है और इधर k है तो 3/k इधर आ जाएगा, नॉट इक्वल टू c1 में y के बाद जो लिखा है वो c1 है, तो माइनस टाइम्स ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ k। ठीक है, तो अब क्या है यहां पे, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं, यानी k अपॉन 12 और 3 अपॉन k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो k स्क्वायर बराबर 36,
तो स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, प्लस माइनस का 6। और कई बच्चे इधर ही छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, चलो हमारा आंसर आ गया। अभी आपका करेक्ट आंसर नहीं आया, अभी आपको इस वाले को भी सॉल्व करना है। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी। 3/k नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 3/-k, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 3/k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k। k को यहां मल्टीप्लाई करो तो k ब्रैकेट में k माइनस 3 नॉट इक्वल टू इस k का यहां मल्टीप्लाई करोगे 3k, तो k स्क्वायर माइनस का 3k नॉट इक्वल टू 3k। 3k को इधर लाओ तो k स्क्वायर माइनस 3k नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों में k मिल रहा है कॉमन, तो k ब्रैकेट में k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे जैसे दो फैक्टर होते हैं ना, तो k की वैल्यू एक तो 0 नहीं हो सकती है, और अगर दूसरा फैक्टर ले लें यानी k माइनस 6, ये भी 0 नहीं हो सकता है, और 6 को राइट साइड में कर दिया तो k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है। यानी यहां से पता लग रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं आ सकती है और k की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है, और जबकि हमारा आंसर क्या आया था, प्लस माइनस 6, यानी यहां पे k बराबर 6 भी था और k बराबर माइनस 6 था, और ये वाला केस बता रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो k बराबर माइनस 6 होगा। इसलिए इस केस को भी सॉल्व करना जरूरी होता है। मैंने आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, सिलेक्टेड जिसको बोलते हैं, मतलब जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इस वीडियो क्वेश्चन को फिर से देख लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।